हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण प्राचीन इतिहास को जो है कवर करने वाला हूं मात्र एक वीडियो में, जो कि 47वीं बीपीएससी से लेकर के और 70वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम तक के जो है कंप्लीट क्वेश्चन को कवर किया गया है। और इसके साथ जो है सीडीपीओ जो कि 2005 में, 2018 में, 2022 में हुआ है, उस सभी को भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो 47वीं से लेकर के 70वीं तक और सीडीपीओ सहित इस सभी एग्ज़ाम में जो है प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, उस सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें जो है संपूर्ण 47वीं से लेकर के 70वीं तक जो भी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उस सभी को कवर किया गया है। ठीक है, तो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं या बिहार दरोगा की कर रहे हैं या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कम से कम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। वो भी अभी के टाइम में जो है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उससे एक लेवल ऊपर तक का तैयारी करके जाइए, तब जाके आप एग्ज़ाम में जो है सफल हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है सिर्फ बिहार पुलिस का मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बिहार पुलिस के लेवल तक ही पढ़ के जाइएगा तो वो संभव नहीं है निकालना। ठीक है ना। तो हालांकि आप एग्ज़ाम दिए हैं, क्वेश्चन देखे होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा जो जिसका भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसको लेवल को मत आंकिए। ऐसा नहीं है जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो 10th लेवल या 12th लेवल पूछा जाता है तो सिर्फ उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को इसको मतलब इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का जो है प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा नहीं है। तो देखिए नागपुर तो पता होगा आप लोगों को, ये औद्योगिक नगर है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग जान सकते हैं जो बल्लभी, नालंदा, उसके बाद हो गया विक्रमशिला, ये सब प्राचीन भारत के जो है बहुत बड़े क्या कह सकते हैं एक प्रकार से विश्वविद्यालय थे। जैसे अभी हम लोग जाते हैं दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए, तो प्राचीन काल में जो है भारत में ही दूसरे कंट्री से आते थे यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात कर ले तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। तो भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों को मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है याद रखिएगा ये मेसोपोटामिया का सभ्यता है, जो कि इराक में है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस सभ्यता का विकास जो है दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में हुआ है। तो पूछा जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किन दो नदियों के बीच में है, तो दजला और फरात नदियों के बीच में। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत होगा मैं उसको कर दूंगा, बाकी जो फालतू है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह दजला और फरात नदियों के बीच में मतलब फैला हुआ है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है सभ्यता का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक पता होगा आप लोगों को, जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिल करके नंद वंश के शासक जो थे घनानंद, उसको पराजित करके मगध में क्या किए थे, तो मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। उसके बाद मौर्य वंश के बाद जो है कौन बने, तो याद रखिएगा बिंदुसार और अशोक जो है इस वंश के शासक बने। याद रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए तो याद रखिएगा बृहद्रथ। ठीक है ना, बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, और पहला शासक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो अशोक के स्तंभ कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो अशोक के स्तंभ किस लिपि में लिखी गई है, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि में। अगर भाषा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इनके लिपि का जो भाषा है ये याद रखिएगा प्राकृत है। ठीक है ना, इनकी लिपि का भाषा क्या है, इनके मतलब लिपि का भाषा स्तंभ का भाषा पूछा जाए तो प्राकृत और लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मणी।
बोला जा रहा है जब मौर्य सम्राट अशोक जो है 268 से 232 ईसा पूर्व में अपने शासन काल में कई स्तंभ और शिलालेख लिखवाए थे। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिएगा आप लोग कुछ पॉइंट, इसमें से कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे ब्राह्मणी लिपि याद रखिएगा, अधिकांश लिपि जो मिले हैं अशोक के वो ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे हैं और ये देवनागरी जैसे लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि में मेन बात याद रखिएगा जो ये दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन नहीं है, तो याद रखिएगा सांची। सांची का जो स्तूप है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो याद रखिएगा एकमात्र बंदरगाह वाला शहर था लोथल, तो लोथल से ही क्या रहेगा, तो व्यापारिक संबंध रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह वाला स्थल है, ठीक है ना। यहाँ से बोला जा रहा है जो पश्चिमी एशिया जैसे मेसोपोटामिया, आज का इराक, फारस, इस सब के साथ जो है व्यापार होता था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ये हो जाएंगे आप लोगों को गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो चेर राजवंश की जो राजधानी थी ये याद रखिएगा ये कुरुबुर या कुरूर लिखा रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो हर्ष के समय में जो असम पर शासन किया था ये था भास्कर वर्मन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है जो वह वाकाटकट वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो ये बात सही है। दूसरा है जो उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर और दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था, तो दूसरा भी बात सही है। तीसरा बोला जा रहा है जो वह अपने पिता बिंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, तो ये भी करेक्ट है। इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब हम बोल सकते हैं जो ये सभी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो निम्नलिखित में से किस महान शासक के प्राचीन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस शासक के प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है याद रखिएगा बिंबिसार, ठीक है। बोल रहा है मौर्य वंश का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मतलब 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक हुआ था। इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा राजा बिंबिसार था। इसके बाद अजातशत्रु, उदयन, नागदशक इसके अंतिम शासक थे, तो याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध मतलब बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। तो शिशुनाग वंश के बाद जो है याद रखिएगा नंद वंश का स्थापना होता है मगध में, ठीक है। और नंद वंश के संस्थापक याद रखिएगा कौन थे, तो घनानंद थे, तो पता होगा आप लोगों को। उसके बाद बोला जा रहा है जो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद, और अंतिम शासक घनानंद थे, उल्टा बोल दिया सॉरी। जो शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पे याद रखिएगा किस वंश का शासक हुआ था, तो नंद वंश के। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा महापद्म नंद, और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद। मगध में उसके बाद क्या हुआ था, मगध में वंश का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद कण्व वंश, फिर है नंद वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश, और तब है शुंग वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर बोला जा रहा है जो आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आजीविका संप्रदाय के बारे में बोला जा रहा है विचार करना। तो पहला बोला जा रहा है जो मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरा कथन बोला जा रहा है जो दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, और जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और
डी में दिया गया है आजीविकों की बैठक के लिए नियमित भाषाएं होती थी। तो इसमें बोला जा रहा है आप लोगों को जो कौन सा मतलब सही है, ठीक है ना। तो कौन सही है इसमें, तो याद रखिएगा ए, बी और डी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए और ए बी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो प्रशासन मंत्री परिषद थी, प्रशासन जो है मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था, तो याद रखिएगा ये मराठों के प्रशासन में था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा अष्ट प्रधान होता था, जिसमें पेशवा बोलते हैं प्रधानमंत्री को, अमात्य या मजुमदार बोला जाता था वित्त मंत्री को, पंडित राव बोला जाता था उच्च पुजारी या आंतरिक धार्मिक मामलों के प्रबंधन को, और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पेशवा याद रखिएगा प्रधानमंत्री, अमात्य होता था वित्त मंत्री और पंडित राव होता था पुजारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर बोला जा रहा है, 12 नंबर हो गया है, 13 नंबर है, ठीक है। 13 नंबर बोला जा रहा है जो बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग कला स्थित है, तो बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग कला बोला जा रहा है जो कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा अजंता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 का, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला जा रहा है जो फाहियान चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा बोला जा रहा है जो ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ कथन जो है कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फाहियान जो आया था ये लगभग चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के टाइम में आया था, और ह्वेनसांग जो आया था ये आया था हर्षवर्धन के टाइम में, तो ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, बोला जा रहा है मिलान करने के लिए, तो मिलान करना है जो आप लोगों को चरक, तो चरक क्या है आप लोगों को पता होगा, तो चरक एक प्रकार के चिकित्सक हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे है विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त एक नाटककार बोल सकते हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था, पता होगा। उसके बाद ब्राह्ममिहिर, ब्राह्ममिहिर लगभग ये एक गणितज्ञ थे, ठीक है, और ब्रह्मगुप्त कौन थे, तो एक ज्योतिषी थे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन कैसा है। तो चलिए इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है, जो चरक कौन थे, तो एक याद रखिएगा चिकित्सक, ठीक है। ब्रह्मगुप्त कौन थे, तो एक गणितज्ञ थे, ब्राह्ममिहिर एक ज्योतिष थे, और विशाखा दत्त एक क्या थे, नाटककार थे जिन्होंने पता होगा मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का, बोला जा रहा है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाया था उत्तर भारत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 17 का, जो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो वैदिक काल के दौरान जो है कौन सा प्राचीन शहर था जो मगध की साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो मगध की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी वो याद रखिएगा राजगृह था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो राजतरंगिणी का प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, राजतरंगिणी की जो प्रारंभिक पुस्तक है जिनका नाम है नीतिसार, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो नीतिसार जो लिखा गया था ये कामंदक के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कुछ पुस्तक और उसके रचनाकार जो है आप लोग जरूर इसको याद रख लीजिएगा। जैसे अर्थशास्त्र है तो इनके लेखक है कौटिल्य, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हन, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदायी, हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास, और स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। तो ये सब प्राचीन काल के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके लेखक के नाम आप लोगों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात कर ले 19 के, जो चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक जो मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो ये भेजा था याद रखिएगा समुद्रगुप्त के टाइम में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये सभी संबंधित है बौद्ध धर्म से,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो मतलब किस जानवर के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में जानकारी नहीं था, तो याद रखिएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है जो प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जो प्राचीन उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि लोहे का प्रयोग जो है कब हुआ था, तो लोहे का प्रयोग आप लोगों को हुआ था लगभग, याद रखिएगा, तो 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था। बोला भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, मतलब कोई भी फिक्स तिथि नहीं है, लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग का प्रारंभ जो होता है ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य बोला जा रहा है 1500 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 का, जो द्वितीय शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम जलाशय थे उसका मरम्मत बोला जा रहा है किसने करवाया था। तो याद रखिएगा इनका मरम्मत करवाए थे रुद्रदामन ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी हुई मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो याद रखिएगा ये हैं आप लोगों को गुप्त कला के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ याद रखना है, जैसे नागर शैली पूछेगा किधर की है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, और ये हो जाएगा आप लोगों को नागर शैली उत्तर भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। ठीक है, और बेसर शैली जो है ये आप लोगों को मध्यकालीन भारत की प्रमुख क्या है, तो कलाकृति है। उसके बाद 26 का है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था ये किया था धर्मपाल ने। ठीक है, बोला जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना जो है सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश का संस्थापक है। ठीक है, और उदंतपुरी बिहार की भी स्थापना इन्होंने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है 27 का, जो प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था राजगिरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो देखिए यहाँ पे जो है उससे संबंधित कुछ आप लोगों को जानकारी दिया गया है, तो आप लोगों को याद किस प्रकार से रखना है। देखिए आप लोगों को याद सिंपली रखना है, पहला जैसे देखिए राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर मैंने आप लोगों को बताया, सेम इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। ये हो जाएगा आप लोगों को क्या, तो उस जगह पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद समय में याद रखिएगा 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। शासक कौन था उसके टाइम में, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और अश्वघोष। महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और अश्वघोष। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, जो किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किए थे। तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर जो है सत्ता हासिल किए थे। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की भी उपाधि दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो वर्धन राजवंश की स्थापना बोला जा रहा है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पुष्यभूति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 का, जो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो स्थापित किया था ये किया था आप लोगों को कुषाण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है,
मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार जो था उसके दरबारी एक चिकित्सक थे या वैद्य थे जिसका नाम था, याद रखिएगा, जीवक। पूछेगा जीवक जो है किसके दरबार के दरबारी वैद्य थे? तो याद रखिएगा आप लोगों को बिंबिसार के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन है जो कि गुजरात में है? तो याद रखिएगा ये लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ के एक जो क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, डाकयार्ड मिला है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला स्थल लोथल है, याद रख लीजिएगा, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद रंगनाथ राव 1957 में इसका खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ये है विजयालय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 का, जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कैसे याद रखना है? तो पहला याद रखना है महाकश्यप, दूसरा सभाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा याद रखना है अश्वघोष। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को चारों नाम गिनवा रहा हूँ इसी प्रकार से आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहला महाकश्यप, दूसरा सभाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा है अश्वघोष। इसी प्रकार से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा 2-4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कीर्तार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है? तो कीर्तार्जुनियम पुस्तक जो लिखे हैं ये लिखे हैं भारवी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 बीपीएससी वाला, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं याद रखिएगा कालीबंगान से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कालीबंगा का खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक एक आजीवन बोलते हैं, तो वो संबंधित है आप लोगों को जैन धर्म से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है याद रखिएगा ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर एक याद रख लीजिएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में आयोजित की थी? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ये आप लोगों को पता है। तो शासक का नाम याद रखना है, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये याद रखिएगा वैशेषिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है प्रथम मानव जीवाश्म की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो मतलब पहला मानव का जीवाश्म का अवशेष जो है ये आप लोगों को पता है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है यहाँ पे मौर्य वंश होना चाहिए, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मतलब मूर्ति जो है ये आप लोगों को गंधार शैली में प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 का, जो किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा अशोक के जो 13वें शिलालेख थे उसमें आप लोगों को कलिंग विजय का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो इसमें आप लोगों को कोई नहीं है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिएगा कलिंग विजय का अभिलेख मतलब उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कि आप लोगों को राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद लड़ते हैं 261 ईसा पूर्व में,
ठीक है, जिसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिए थे और राज्य विजय के जगह धर्म विजय उन्होंने अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा ये है प्रियदर्शी, ठीक है ना, प्रियदर्शी चक्रवर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनली प्रियदर्शी ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो गुप्त काल में जो मेन थे आप लोगों को वो कौन थे? तो अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताए थे, धन्वंतरी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान जो थे, याद रखिएगा धन्वंतरी थे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का, जो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था? तो दाहिने से बाईं ओर जो लिखा जाता है ये याद रखिएगा ख्रोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारत के व्यापार के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये ताम्रलिप्ति था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 48 का, जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बोला जा रहा है सही है? तो पहला है, जो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। बोला जा रहा है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। बोला जा रहा है हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे 1922 ईस्वी में। उसके बाद छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रवेश में समष्टि नहीं है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को साबरमती। तो बोला जा रहा है ऋग्वैदिक कुछ नदियां जो है, जैसे याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है कुब वर्तमान में, जिसको कुर्रम बोलते हैं, कुंभ को, कुभा को काबुल मेन है, वितिस्ता को झेलम बोला जाता है, अस्किनी को चिनाब, पुरुषनी को राबी और सदानीरा को गंडक और सरस्वती को बोला जाता है घाघरा। ये कुछ प्राचीन नाम है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो ये दिए थे 500 युद्धक हाथी दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है कुछ प्राचीनतम नाम के आधुनिक नाम भी याद रख लीजिएगा। कुछ प्राचीन जैसे नाम है, एरिया को बोला जाता है हेरात, जैसे एराकोसिया, इसको बोला जाता है कंठहार, जैसे बोलेंगे एडिपेनिसडाई, इसको काबुल बोलते हैं, और जेड्रोसिया को बोला जाता है बलूचिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए दांडी 10 कुमार चरित ये सही है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र ये भी बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट कौन है बृहत संहिता, तो ये गलत है, आर्यभट्ट जो लिखे थे ये आर्यभट्टियम था उनके पुस्तक का नाम। भास जो है स्वाप्नवश दत्ता लिखे थे, तो बिल्कुल करेक्ट है, तो गलत कौन हो गया, सी वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 52 का, बोला जा रहा है जो विजय राज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का पहले किसका निर्माण किया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा जो मस्जिद है उससे पहले वहाँ पे याद रखिएगा एक स्कूल था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 का, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो कल्हन का ग्रंथ राजतृंगिनी संस्कृत में लिखा गया है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के बारे में वर्णन करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अमीर खुसरो जो है सितार का आविष्कारक था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हुमायूं नामा जो लिखा था ये लगभग गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है, जो कि लगभग बाबर की बहन थी शायद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिनको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन और कृषि के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा जो ज़्यादा पैमाने पर सबसे पहले चलाया था ये था विम कड़फिसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था? तो ये कहे थे सबसे पहले आर्यभट्ट ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूर्यमणि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये थे, याद रखिएगा, बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का, जो पेडिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक बोला जा रहा है भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेख का नाम जो है स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत बंदरगाहों पर व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रीज पुस्तक जो है ये इनके बारे में मतलब क्लियर लेखक के बारे में जानकारी नहीं पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 60 का, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मेन विशेषता थी यहाँ की पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना, जो कि एक शहरी व्यवस्था थी। इसके अलावा भी यहाँ याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यहाँ के कुछ प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जैसे बोल सकते हैं, जो पकी हुई ईंटों से मकान का बनना या नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और व्यापार प्रधान सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, जो मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? तो पता होगा आप लोगों को, सेल्यूकस निकेटर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, और यह क्या था? सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। नेक्स्ट है 62 का, जो कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र की विषय आधारित है। तो याद रखिएगा, कौटिल्य या इनका दूसरा नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोलते हैं। तो इसके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके पुस्तक का जो है संबंध है शासन कला के सिद्धांत से, मतलब पॉलिटी से जो है संबंधित है इनके पुस्तक, राज्य व्यवस्था को चलाने से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 63 का, जो त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो त्रिपिटक याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म के पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक का मतलब याद रखिएगा 3 पिटक, कौन कौन? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में याद रख लीजिएगा आप लोग क्या है, तो बुद्ध के उपदेश संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में क्या है, तो संघ के नियम वर्णन किया गया है। और अभिधम पिटक में है दार्शनिक बात, बौद्ध धर्म के दर्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 64 का, जो अशोक ने धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था ये याद रखिएगा आप लोगों को, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है, देखिए, आचार संहिता से अशोक के धम्म का परिभाषा जो मिला है वो समझिए, इन्होंने सभी धर्म को जो है जितना भी अच्छाई था ना उस सभी को सम्मिलित रूप से एक कॉमन धर्म कह लीजिए चलाया, जिसको उन्होंने धम्म का नाम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 65 का, जो मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो मौर्य समाज का जो है 7 वर्गों में विभाजन का विशेष उल्लेख मिलता है, ये मेगास्थनीज के पुस्तक जो है इंडिका, याद रखिएगा, इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 67 का, जो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश का जो शासनकाल रहा वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये ग्राम पंचायत के लिए
प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे मेन बात जो आप लोगों को याद रखना है, जो चोल साम्राज्य जो है ना, ये लगभग इसकी सबसे छोटी इकाई जो है उसको लगभग ऊर कहा जाता था। अगर याद है आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 68 का, जो दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो मंदिरों के जो आकर्षक द्वार थे एंट्री गेट वाला, उसको बोला जाता था गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाए कभी गोपुरम क्या है तो याद रखिएगा मंदिर का प्रवेश द्वार मतलब एंट्री गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 69 का, जो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो सुंग यून जो भारत की यात्रा किए थे ये 515 से 520 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके अलावा फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग ये सभी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत आए थे, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 का, जो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है ये बनावली से, जो कि याद रखिएगा हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 71 का, जो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो कलिंग नरेश जो था खारवेल उसका संबंध है, याद रखिएगा चेदी वंश से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 का, जो किस प्रकार की भूमि को अग्रहण कहा जाता था। तो याद रखिएगा बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होता था उसको बोला जाता था अग्रहण, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र बोलते थे, रहने योग्य भूमि को बस्ती बोला जाता था, बंजर भूमि को खिला बोलते थे और चारागाह वाला को बोला जाता था साड़ा। तो इतना भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये हो जाएगा आप लोगों को V.A. स्मिथ, R.D. बनर्जी, राखल, उसके बाद कौन है K.S. स्मिथ और M.S. वत्स, ये सब संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 का, जो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था सारनाथ में, और इन्होंने जो पहला उपदेश दिए थे वो क्या कहलाया। तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, और उसका मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, जिसको वर्तमान में गया बोलते हैं, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसको हम लोग श्रावस्ती बोलते हैं वर्तमान में, वहाँ पे, ठीक है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, गया में निरंजना नदी के, वर्तमान में फाल्गु जिसको बोलते हैं, उसके किनारे। उसके बाद 75 का है, जो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का जो है काफ़ी शक्तिशाली सम्राट था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था हुएनसांग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ये लगभग हो जाएंगे आप लोगों को कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, मेगास्थनी। इससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला स्थल था लोथल, जो कि पता होगा आप लोगों को। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज किए थे कौन, तो पता होगा SR राव 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है 80 का, जो गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। तो कौन से ऐसे गुप्त सम्राट था जिन्होंने हूनों को पराजित किया था। तो ये हो जाएंगे स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हण की पुस्तक का नाम है, याद रख लीजिएगा, राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या किया है, तो वर्णन किया है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। तो याद रख लीजिएगा ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट 83 का, जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। कब जन्म हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 540 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था, त्रिशिला, ठीक है। उसके बाद
42 वर्ष की आयु में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, तो कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 468 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे, तो याद रखना है पावापुरी में। नेक्स्ट 84 का जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था ये याद रख लीजिएगा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो पता होगा महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला अपना उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे और उसको क्या कहलाया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 का जो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा राजगिरी, जिसको गिरी ब्रज भी बोला जाता है, बाद में जाके पाटलिपुत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश। ठीक है। अजात शत्रु किस वंश से थे, हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो पता होगा आप लोगों को बिंबिसार था। ठीक है। बोला जा रहा है इसकी हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठा था इन्होंने। और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, हर्यक वंश से संबंधित जिसकी स्थापना जो है 544 ईस्वी में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। तो ये याद रख लीजिएगा अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार 544 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, तो स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 88 का जो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो अब मैंने आप लोगों को क्या गिनाया था, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिधरणों में विभाजित है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये आप लोगों को याद रख लीजिएगा 15 अभिधरणों में विभाजित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकारों में, सॉरी। नेक्स्ट है 90 का जो सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है जो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, तो लगभग 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक याद रखिएगा बृहद्रथ थे। कौन थे, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में मैंने बताया था पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। इसका मतलब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क में। ठीक है। कहाँ हुआ था, तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 94 का जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो पता होगा इंडिका, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये लिखा था बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 का जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का एक प्रमुख नाटक है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नीति जो था उससे संबंधित मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पता होगा कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, तो याद हो गया कहाँ दिया था आप लोगों को, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है जो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो था वो गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी कहा जाता है। बाद में जाके इनका राजधानी कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है जो नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक के घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश का क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है। तो नंद वंश के बाद कौन शासक बनता है, तो मौर्य वंश। नेक्स्ट है जो मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो याद रखिएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों को जो तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था, मतलब अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता का मैंने नाम गिनाया था आप लोगों को, पहला
महाकश्यप, दूसरा सभाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा कौन थे? तो चौथा थे अश्वघोष। तो यहाँ तीसरा बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्तिस। अगला क्वेश्चन है 104, जो गुप्त काल में, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सातवाहनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, इस तथ्य में कितने विश्वास किया है? किसने विश्वास किया है? तो याद रखिएगा रोमिला थापर थे, इन्होंने विश्वास किया है। अगला क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख किसने है? तो प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग क्या है? इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, हालांकि वर्तमान में भी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति पूछे या प्रयाग प्रशस्ति पूछे तो इसके लेखक है, याद रख लीजिएगा, हरिसेन, जो कि गुप्तकालीन क्या थे? इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो याद रखिएगा भारत जावा कला का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो था ये याद रख लीजिएगा अवंती का राजा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 का, जो हून राजा तोरामान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये पराजित हुआ था यशोधर्मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आप लोगों को राजराज चोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित अभिलेखों में किस में विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? तो विधवा विवाह या विधवा दहन का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठे थे? तो ये मात्र 15 वर्ष की आयु में जो है सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है जो बराबर पर्वत जो है श्रृंखला किस गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित जो है गोरखगिरी किसके द्वारा विजित मतलब जीता गया था? तो याद रखिएगा खारवेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो ये ज्ञान का महान केंद्र था, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है 116 का, जो वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था? तो सिंपल समझिएगा बुद्ध का जो पहला गुरु था याद रखिएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपूत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था बृहद्रथ, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है जो वह स्थान जहां महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैवल्य प्राप्त किए थे, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये हुआ था जाम्भी ग्राम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो अंग महाजन पद की राजधानी थी, तो अंग महाजन पद जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। याद रखिएगा प्राचीन काल में टोटल 16 महाजन पद थे, जिनमें सबसे अधिक शक्तिशाली तो थे, याद रखिएगा मगध थे। नेक्स्ट है जो गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? जन्म पूछा जा रहा है, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 121, जो कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रख लीजिएगा राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लिए, तीनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है?
ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये आप लोगों को कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से एडुटेरिया का जो ये PYQ सॉल्व पेपर है उसमें से मैंने आप लोगों को जितना भी 47वीं BPSC से लेकर के 70वीं BPSC तक और CDPO वाला भी एग्ज़ाम का टोटल प्राचीन इतिहास से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उस सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।